हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पहले चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शन यानी संबंध और फलन के विविध प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहले प्रश्न में आपको एक फंक्शन दिया गया है f(x = 10x + 7। इस फंक्शन की डिफिनेशन है f फ्रॉम R to R, मतलब इसका जो डोमेन है वो रियल नंबर्स का सेट है और को डोमेन भी रियल नंबर्स का सेट है, मतलब प्रांत और शाह प्रांत दोनों वास्तविक संख्याओं के समुच्चय हैं। ठीक, तब आपसे कह रहा है कि आप एक g फंक्शन निकालिए जिसका डोमेन रियल नंबर्स का सेट होगा और को डोमेन भी रियल नंबर्स का सेट होगा। साथ ही साथ आपको एक कंडीशन दी गई है गाफ इक्वल टू फॉग इक्वल टू IR। ये कंडीशन आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो आपको एक फंक्शन दिया गया है f(x), आपको एक फंक्शन g(x) निकालना है और ये कंडीशन आपको दी गई है। थोड़ा सा याद कीजिए, जब आपने इन्वर्टिबल फंक्शन पढ़ा था, व्युत्क्रमणीय फलन पढ़ा था, तब वहाँ पर आपने क्या पढ़ा था? अगर आपको कोई फंक्शन दिया जाए f फ्रॉम x to y, अगर आपको कोई फंक्शन दिया जाए f फ्रॉम x to y, ये फंक्शन 1 1 हो मतलब एकाएकी, ये फंक्शन आंटो हो मतलब आच्छादक, अगर ये फंक्शन 1 1 आंटो दोनों है तब बोलते हैं कि f क्या है? f व्युत्क्रमणीय है। तब f क्या होगा? तब f व्युत्क्रमणीय होता है। अगर कोई फंक्शन 1 1 आंटो दोनों है तब वो फंक्शन क्या होता है? इन्वर्टिबल होता है। और अगर ये फंक्शन इन्वर्टिबल है तब हम लोग बोलते हैं कि तब एक फंक्शन g फ्रॉम y to x इस प्रकार होगा कि गाफ x = x आएगा और फाग y = y आएगा। इस x को हम लोग IX भी लिखते हैं, इस y को हम लोग IY भी लिखते हैं। और अगर ऐसा होता है तब यही g फंक्शन आपका क्या होगा? तब यही g फंक्शन f का प्रतिलोम होता है। यहाँ पर IX और IY का मतलब है आइडेंटिटी फंक्शन, मतलब इकाई फलन या तत्समक फलन। इकाई फलन का मतलब होता है कि जो वैल्यू आप यहाँ पर रखोगे वही वैल्यू आपको मिलेगी। अगर आप यहाँ पर 1 रखोगे तो 1 मिलेगा, 2 रखोगे 2 मिलेगा, 3 रखोगे 3 मिलेगा, 4 रखोगे 4 मिलेगा। अगर आप यहाँ पर रियल नंबर रखोगे तो रियल नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये IX IY क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन है। अब यहाँ पर देखो IR क्या होगा? आइडेंटिटी फंक्शन होगा। सिंपल सी बात है। और यहाँ पर IR लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि यहाँ पर मैंने रियल नंबर रखा होगा तो मुझे रियल नंबर मिला होगा, उसे हमने क्या लिखा? IR लिखा। मतलब ये कि ये कुछ ऐसा रहा होगा, इसकी वैल्यू मुझे R मिली होगी, तब इसको हमने क्या लिखा होगा? IR। इसको देखो भाई, यहाँ x था तो x मिला, इसको हमने क्या लिखा? IX लिखा। तो ऐसे यहाँ पर R रखूँगा तो R मिलेगा और इसको मैं क्या लिखूँगा? IR। ऐसे यहाँ पर मैंने रियल नंबर रखा तो मुझे क्या मिला? रियल नंबर, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? IR। देखो यहाँ पर y था तो y मिला और इसको हमने क्या लिखा? IY। इन दोनों को मैं एक साथ लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि गाफ R की वैल्यू भी IR है, फाग R की वैल्यू भी IR है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, गाफ R = फाग R = कितना? IR। और अगर मैं यहाँ से R मिटा दूँ, तो इसको देखो और इसको देखो, दोनों बातें एक ही हैं। तो ये बात जो यहाँ पर हमने लिखा है ये पहले ही क्वेश्चन में दे दिया गया है। और अगर ये चीज़ क्वेश्चन में दी गई है तो हमें करना क्या है? हमें g फंक्शन जो निकालना है ना, वो g है क्या? वो g f का प्रतिलोम है। f का क्या है? प्रतिलोम है। तो जो ये चीज़ दी गई है इससे हमें पता चल गया कि जो g फंक्शन हमें निकालना है वो क्या है? f का इन्वर्स है। तो हमें कुल मिला के इस फंक्शन का क्या निकालना है? इन्वर्स निकालना है। तो चलो निकालते हैं। अगर आप किसी फंक्शन का इन्वर्स निकाल रहे हैं तो वो फंक्शन इन्वर्टिबल होना चाहिए, मतलब व्युत्क्रमणीय होना चाहिए। तो व्युत्क्रमणीय कब होगा? जब वो फंक्शन 1 1 भी हो और आंटो भी हो, मतलब एकाएकी भी हो और आच्छादक भी हो। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग 1 1 और आंटो प्रूव करेंगे। पहले इस फंक्शन को क्या करेंगे? 1 1 और आंटो दिखाएंगे, मतलब एकाएकी और आच्छादक
सिद्ध करेंगे। तो कर लेते हैं। एक ही हम लोग कैसे करते हैं, f(x1) इक्वल टू f(x2) लेते हैं और x1 बराबर x2 दिखा देते हैं। तो देखो f(x1) बराबर f(x2) लिया तो क्या होगा, fx की वैल्यू है 10x प्लस 7, तो यहाँ पर x1 रखूँगा तो यहाँ भी x1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x1 प्लस 7, ठीक, इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर x2 रखूँगा तो यहाँ भी x2 होगा, तो ये हो गया 10x2 प्लस 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, आपको मिल गया x1 इक्वल टू कितना, x2। ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन 1 1 है, ठीक है, ये फंक्शन तो 1 1 है। अब ऑनटो की बारी है। ऑनटो के लिए क्या करते हैं, किसी फंक्शन को ऑनटो प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले उसकी मैपिंग बना लेते हैं, क्योंकि मैपिंग बनाने से बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है, बहुत चीज़ें सरल हो जाती हैं, ठीक है। तो देखो मैपिंग बनाने से पहले इस फंक्शन को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। क्या करते हैं, f(x) की जगह पर हम y पुट कर देते हैं, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10x प्लस 7। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 10x इक्वल टू, इस 7 को इधर भेजोगे तो y माइनस 7 हो जाएगा, और यहाँ से लिख दोगे x इक्वल टू वाई माइनस 7 अपॉन कितना 10, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस फंक्शन को मैपिंग के द्वारा पहले चेक करेंगे कि ये फंक्शन ऑनटो है कि नहीं, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत नहीं है, अब मिटा देते हैं। देखिए इस फंक्शन की डोमेन क्या है, रियल नंबर, और को डोमेन भी रियल नंबर है। रियल नंबर में आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि पॉजिटिव वाले भी आते हैं, नेगेटिव वाले भी आते हैं, डेसिमल वाले भी आते हैं, मतलब सभी प्रकार की संख्याएं आती हैं। तो ये हो गया -2, -1, -0.5, 0, 1, 1.5, 2.5, यहाँ 2 हो जाएगा, फिर ऐसे 3, ठीक है। ऐसे यहाँ भी हो गया -2, -1, 0, 1, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, इस तरह से हो जाएंगे। आप ये भी जानते हो कि डोमेन के एलिमेंट को हम लोग x लिखते हैं और को डोमेन के एलिमेंट को हम लोग y यानी f(x) लिखते हैं, ये आप जानते हो, ठीक है। देखो x की वैल्यू रखोगे तो आपको f(x) मिलेगा, ठीक है। अब हमें इस फंक्शन को चेक करना है कि ये ऑनटो है कि नहीं। ऑनटो के लिए क्या शर्त होती है कि जो आपका को डोमेन है यानी सह प्रांत है, इसमें कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। सभी के सभी एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होंगी, किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होंगी। तो देखो वैसे भी हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर किसी फंक्शन के लिए रेंज को डोमेन के इक्वल आ जाए, को डोमेन के इक्वल आ जाए तो फंक्शन ऑनटो होता है। मतलब किसी भी फलन का परिसर उसके सह प्रांत के बराबर हो जाए तो फलन क्या होता है, आच्छादक होता है। फिलहाल हम सिर्फ एक ही कंडीशन पे चलते हैं, एक ही बात को ध्यान में रख के चलते हैं कि ये जो को डोमेन है इसमें कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू मिली है y माइनस 7/10, ठीक है। आप क्या करो, आप इसमें से कोई भी y उठाओ, कोई भी y ले लो, इसमें ला के रखो, सॉल्व करो और देखो कि जो भी x की वैल्यू आती है क्या इस सेट में है। भाई प्रत्येक y के लिए कोई ना कोई x होना चाहिए, अगर ऐसा है तभी फंक्शन आपका क्या है, ऑनटो है। तो देखो मैं कहता हूँ कि मैंने y इक्वल टू 2 लिया, मैंने इसमें से क्या लिया, 2 लिया, तो 2 यहाँ पर रखो तो x इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 7/10, ये आ गया आपका -5/10 और इसको सॉल्व करोगे तो आएगा -0.5। क्या -0.5 रियल नंबर नहीं है? बिल्कुल है भाई, रियल नंबर में पॉजिटिव नेगेटिव दशमलव वाले सब आते हैं। तो -0.5 मिला, मतलब हमने जब यहाँ पर y का मान 2 रखा तो हमें x का मान क्या मिला, -0.5। देखो ना यहाँ पर है। तो y का ऐसे y का आप कोई भी मान ले लो, कोई भी मान ले लो, उसके लिए आपको कोई ना कोई x जरूर मिल जाएगा। तो इसमें ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा जो किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज ना हो। कहने का कुल मतलब यह है कि को डोमेन का कोई भी एलिमेंट बचने वाला नहीं है, सभी के सभी एलिमेंट किसी ना किसी x के क्या होंगे, इमेज होंगे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि प्रत्येक y बिलोंग्स टू r के लिए x बिलोंग्स टू r का अस्तित्व है, अतः फलन क्या है, ऑनटो यानी आच्छादक है। बात समझ में आई? कोई भी y ले लो, कोई भी y ले लो, उसके लिए कोई ना कोई x जरूर मिलेगा, इसलिए ये फंक्शन आपका क्या है,
आंटो है। बोलेंगे इसलिए एफ क्या है, एफ व्युत्क्रमणीय है। भाई अगर कोई फंक्शन 1 1 आंटो दोनों है तो क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। और अगर ये फंक्शन इन्वर्टिबल है तो इसका इन्वर्स भी होगा। इसका इन्वर्स क्या होगा, देखो ये जो x = y-7/10 लिखे हो ना, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, इसी को हम लोग gy लिखते हैं। क्या लिखते हैं, gy लिखते हैं। और यही क्या होता है, यही f का क्या होता है, इन्वर्स होता है। तो हम बोलेंगे अतः g f का प्रतिलोम होगा। यहाँ से आप लिख सकते हैं gy = कितना, y-7/10। ये y के टर्म में है, आप चाहो तो इसको x के टर्म में लिख दो, y की जगह पर x लिख दो, तो ये हो जाएगा gx = x-7/10। और इसी gx को हम क्या लिखते हैं, इसी gx को हम f इन्वर्स लिखते हैं। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमको ये कंडीशन दी गई थी, तो इस कंडीशन को निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं। आप गाफ x = x दिखा दीजिए और फाग y = y दिखा दीजिए। आप कह दीजिए कि x बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर है। ठीक, आप चाहें तो आप ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है इसकी। क्यों, क्योंकि ये चीज़ क्वेश्चन में पहले से दी गई है। ठीक है, तो ये था पहला प्रश्न। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। तो बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरे प्रश्न में आपको एक फंक्शन दिया गया है fn, और इस फंक्शन के दो मान हैं। पहला है n-1 कब, जब n विषम है, और दूसरा है n+1 कब, जब n सम है। और इस फंक्शन को किस तरह से डिफाइन किया गया है, f फ्रॉम w टू w, मतलब इस फंक्शन का जो डोमेन है वो होल नंबर्स का सेट है, और को डोमेन भी क्या है, होल नंबर्स का सेट है। मतलब प्रांत और सह प्रांत दोनों के दोनों क्या हैं, पूर्ण संख्याओं के समुच्चय हैं। तो आपसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये फलन व्युत्क्रमणीय है, फिर इसका प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए। तो अभी हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में किया। अगर आप किसी फंक्शन को इन्वर्टिबल प्रूव करना चाहते हैं, व्युत्क्रमणीय दिखाना चाहते हैं, तो आपको पहले उसे 1 1 प्रूव करना होगा, फिर उसे आंटो प्रूव करना होगा। अगर कोई फंक्शन 1 1 आंटो है तभी वो इन्वर्टिबल होगा, अगर 1 1 आंटो नहीं है तो इन्वर्टिबल नहीं होगा। मान लो कोई फंक्शन 1 1 है, आंटो नहीं है, आंटो है 1 1 नहीं है, तो वो इन्वर्टिबल नहीं होगा। इन्वर्टिबल होने के लिए फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए, आंटो भी होना चाहिए, मतलब एकैकी भी होना चाहिए और आच्छादक भी होना चाहिए। तो पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको 1 1 प्रूव करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग आंटो प्रूव करेंगे, एकैकी, आच्छादक। उसके बाद हम लोग बोलेंगे कि ये फलन क्या है, व्युत्क्रमणीय है। और इसका इन्वर्स लिखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गाफ x = x दिखाएंगे और फाग y = y भी दिखाएंगे। ठीक है। तो किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालने के लिए आपको इतना काम करना पड़ेगा। पहले उसे 1 1 दिखाइए, फिर आंटो दिखाइए, गाफ x = x दिखाइए, फाग y = y दिखाइए, तब आप उसका इन्वर्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं। सबसे पहले हम लोग 1 1 की बात करेंगे। अच्छा, 1 1 हम लोग करेंगे कैसे, देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी फंक्शन की एक से अधिक डिफिनेशन हो जाए, जब भी किसी फंक्शन की एक से अधिक डिफिनेशन हो जाए, तब वहाँ पर हम लोग केस बनाकर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो इस फंक्शन की 2 डिफिनेशन है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, केस बनाकर सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखो पहला केस बोलते हैं यदि n1 सम और n2 विषम हो। अब आप बोलोगे कि ये n1 n2 कहाँ से आ गया, तो अभी बताते हैं। n1 n2 कहाँ से आया, जहाँ n1 n2 क्या है, होल नंबर्स हैं। देखो इस फंक्शन में x की जगह पर n दे दिया गया है। देखो यहाँ पर x होता तो यहाँ भी x होता, यहाँ भी x होता। तो जैसे x के लिए करते हैं वैसे हम लोग n के लिए करेंगे। ठीक, 1 1 दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग f(x1) = f(x2) लेकर चलते हैं, और हमें क्या लाना होता है, x1 = x2, यही तो लाना होता है। तो देखो यहाँ पर n1 n2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग fn1 लेकर चलेंगे, fn2 लेकर चलेंगे, और हमें क्या दिखाना होगा, हमें n1 = n2 दिखाना होगा। अगर ये कंडीशन आती है तभी हम बोलेंगे कि ये फंक्शन हमारा 1 1 है। अगर ये दोनों बराबर नहीं आते हैं तो हमारा फंक्शन 1 1 नहीं होगा। ठीक, तो देखो fn1 की वैल्यू क्या होगी, भाई
एफ एन बराबर क्या है एन माइनस वन एन प्लस वन। एन वन क्या है, एन वन सम है, तो अगर एन सम है तो ये वाला चलेगा, और अगर एन विषम है तो ये वाला चलेगा। तो एन वन सम है तो एफ एन वन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर एन वन रखोगे तो यहाँ भी एन वन हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा एन वन प्लस वन। बात समझ में आई भाई? हमने कहा कि एन वन सम है तो सम के लिए ये वाला चलेगा, और एन टू विषम है तो विषम के लिए ये वाला चलेगा। ठीक, तो एफ एन वन की वैल्यू क्या होगी, एन वन प्लस वन इक्वल टू एफ एन टू क्या होगा, एन टू तो विषम है ना, तो ये हो जाएगा एन टू माइनस वन। इस एन टू को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा एन वन माइनस एन टू इक्वल टू माइनस वन उधर जाएगा तो एक माइनस वन पहले से ये क्या हो जाएगा माइनस टू। आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, एन टू माइनस एन वन इक्वल टू कितना, टू। देखो मैंने इसमें से माइनस कॉमन कर लिया तो ये प्लस हो गया। अब आप खुद सोचो एन वन और एन टू ये दोनों क्या हैं, एक ठो सम है दूसरा का विषम है। क्या ऐसा संभव है कि एक सम संख्या हो दूसरी विषम संख्या हो और उन दोनों का अंतर 2 आ जाए? ये संभव ही नहीं है। आप खुद ही सोचो, आपने कहा कि मेरे पास एक संख्या है 2 और दूसरी संख्या है 3, एक सम संख्या लेनी है आपको, एक विषम संख्या लेनी है, तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 1 आएगा। आप कह दो कि मेरे पास एक संख्या 4 है दूसरी संख्या है 7, इन दोनों का डिफरेंस 3 आएगा। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर 2 आ जाए। तो ये जो आप पहला केस मान के चले थे ना, ये केस जो है इम्पॉसिबल है, यानी असंभव है। इसी प्रकार दूसरा केस क्या बन सकता है, यदि n1 विषम और n2 सम हो। देखो जब आप n1 को विषम मान लोगे और n2 को सम मान लोगे तब भी ऐसी ही कुछ कंडीशन आएगी। देख लो, आप यहाँ बोल दो जहाँ n1 n2 क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। आपने कहा n1 विषम है तो विषम के लिए ये वाला चलेगा, तो आप पहले कहोगे एफ n1 इक्वल टू क्या, एफ n2। n1 विषम है तो विषम के लिए ये वाला रहेगा, तो आप बोलोगे n1 माइनस वन इक्वल टू n2 सम है तो सम के लिए ये चलेगा, आप बोलोगे n2 प्लस वन। आप इसको इधर ले आओ तो यहाँ से आपको मिलेगा n1 माइनस n2 इक्वल टू ये माइनस वन उधर जाएगा तो 1 पहले से है, ये 2 हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? एक विषम संख्या और एक सम संख्या इन दोनों का अंतर 2 आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। ये कंडीशन भी क्या है, इम्पॉसिबल है, असंभव है। ठीक, तो हमने 2 केस बनाया, ये दोनों ही केस क्या हैं, असंभव हैं। तो अब बात करेंगे हम लोग तीसरे केस की। तीसरा केस हो सकता है कि यदि n1 n2 सम हो। अगर n1 n2 सम है तब क्या होगा, एफ n1 इक्वल टू एफ n2, यही तो। और दोनों सम है तो सम के लिए ये चलेगा, तो एफ n1 की वैल्यू क्या होगी, n1 प्लस वन, एफ n2 की वैल्यू क्या होगी, n2 प्लस वन। 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, n1 इक्वल टू n2। तो जब n1 और n2 दोनों क्या हैं, सम हैं, तो ये फंक्शन क्या है, 1 1 है। देखो ना, n1 बराबर n2 आ गया। तो इस केस में ये फंक्शन क्या है, 1 1 है, यानी एक ही है। अब एक केस और बचता है, यदि n1 n2 क्या हो, विषम हो, n1 n2 विषम हो, तब क्या होगा, तब एफ n1 इक्वल टू एफ n2, और यहाँ से क्या हो जाएगा, विषम के लिए n1 माइनस वन इक्वल टू n2 माइनस वन। माइनस वन से माइनस वन कैंसिल हो गया, क्या मिल गया, n1 इक्वल टू n2। यहाँ से भी ये फंक्शन क्या है, 1 1 है। तो हमने 4 केस बनाया था। 2 केस तो बिल्कुल इम्पॉसिबल थे, असंभव थे, और ये दोनों केस जो हमने बनाया, इन दोनों केस में ये फंक्शन क्या है, 1 1 है। हम बोल देंगे अतः फलन क्या है, एक यानी 1 1 है। ठीक है, तो 1 1 तो हमने दिखा दिया। अब बारी है आंटो की। ठीक, तो करते हैं आंटो। देखो आंटो के लिए क्या करते हैं, आंटो के लिए किसी फंक्शन को आंटो प्रूव करने के लिए आप एक काम करो, उसकी मैपिंग बना डालो।
मैपिंग से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। लेकिन मैपिंग बनाने से पहले हमें कुछ चीज़ें करनी होंगी। देखो, फंक्शन की दो डिफिनेशन है, तो आपको दो तरह से सोचना होगा। पहला ये है कि यदि n विषम हो, अगर n विषम है तब क्या होगा, तब fn की वैल्यू क्या होगी, तब fn की वैल्यू होगी n-1। और हम लोग करते क्या थे, हम लोग आंटो दिखाने के लिए, अगर हमें कोई फंक्शन दिया होता है fx = x-1, तो हम क्या करते, हम पहले fx को y लिखते और यहाँ से लिखते x-1, फिर यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते, यही तो करते। तो जैसे x के लिए था वैसे n के लिए करेंगे, ठीक। तो fn को हम क्या लिखेंगे, y लिखेंगे, तो ये हो जाएगा y = n-1। अब आप खुद सोच के देखो कि n क्या है, n विषम है, तो यहाँ पर कोई भी विषम संख्या रखो और इसे हल करो, देखो क्या मिलता है। आपने कहा कि मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ, n की वैल्यू क्या रखता हूँ, 3 रखता हूँ, तो 3 - 1 कितना आएगा, 2 आएगा। 2 क्या है, सम संख्या है, यानी इवन नंबर है। आप कह दो मैं यहाँ पर 5 रखूँगा, तो 5 - 1 कितना आएगा, 4 आएगा। आप कह दो मैं यहाँ पर 7 रखूँगा, 7 - 1 कितना आएगा, 6 आएगा। आप कह दो मैं यहाँ पर 1 रखूँगा, 1 - 1 कितना आएगा, 0 आएगा। तो आप यहाँ पर जब कोई भी विषम संख्या रखते हो तो आपको y क्या मिलता है, सम मिलता है। तो आप यहाँ बोल दोगे क्या कि y क्या है, y सम है। जब हमने fn = n-1 लिया, मतलब n विषम लिया, तब हमें y क्या मिला, सम मिला। यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या मिलेगा, y + 1। कंडीशन वही चलेगी कि y क्या है, y सम है। बात आई समझ में। तो जब n विषम होगा तो y क्या होगा, सम होगा, ठीक। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, दूसरी कंडीशन बनेगी कि यदि n सम हो, यदि n सम हो तब क्या होगा, तब fn की वैल्यू कितनी होगी, सम के लिए ये है n+1। fn को तुम y लिखोगे तो y = क्या हो जाएगा, n+1। भाई y क्यों लिख रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया कि आंटो दिखाने के लिए हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं, तो fx को हम y लिखते हैं, ठीक है। तो fn को हम y लिख रहे हैं। अब यहाँ पर बताओ, जब n सम होगा तो y क्या होगा। देखो, कोई भी सम संख्या रख दो, 2 रखोगे 2 1 3 आएगा, 4 रखोगे 4 1 5 आएगा। तो यहाँ से स्पष्ट है कि y क्या होगा, y विषम होगा। जब n सम है तब y क्या है, विषम है, और जब n विषम है तो y क्या है, सम है, ठीक। यहाँ से आप n की वैल्यू निकालोगे, क्या मिलेगा, y - 1। कंडीशन तो वही चलेगी, y क्या है, y विषम है, ठीक। इतनी बातें आप समझ गए। अब यहाँ पर तो हम लोगों ने n की वैल्यू निकाला है इन दोनों शर्तों में। अब हम लोग इसको मैपिंग के द्वारा चेक करेंगे कि ये फंक्शन हमारा आंटो है कि नहीं है, ठीक है। तो कर लेते हैं। आप डोमेन खींचोगे, डोमेन क्या है इसका, होल नंबर है, और को डोमेन भी क्या है, होल नंबर है। और होल नंबर में आप अच्छी तरह जानते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 यही नंबर तो आते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि डोमेन के एलिमेंट को हम लोग x बोलते हैं, लेकिन फंक्शन आपका n के टर्म में है तो ये हो जाएगा n, और इसको हम लोग y बोलते हैं, यानी ये हो जाएगा fn, ठीक है। देखो, आपको चेक क्या करना है, आपको देखना है कि सह प्रांत में कोई एलिमेंट छूटता है कि नहीं। आच्छादक होने के लिए, आंटो होने के लिए शर्त क्या है, को डोमेन में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, किसी न किसी एलिमेंट की इमेज जरूर होनी चाहिए। बात समझ में आई, इसमें कोई भी एलिमेंट शेष बचना नहीं चाहिए, सभी एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होंगे, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, आप देखो, आप जब इस वाली कंडीशन को देखते हो, देखो y की वैल्यू, ये सब y के मान है ना, तो जब आप y का मान क्या रखोगे, सम रखोगे, तो रखो यहाँ पर जब आप 0 रखोगे तो 0 + 1 कितना आएगा, 1 आएगा। तो जब आपने y का मान 0 रखा तो आपको n क्या मिला, 1 मिला। इसका मतलब 1 किसके साथ जाएगा, 0 के साथ। जब आप 2 रखोगे, 2 + 1 कितना आएगा, 3 आएगा, ये लो। जब आप 4 रखोगे कितना आएगा, 5 आएगा। जब आप 6 रखोगे कितना आएगा, 7 आएगा। ऐसे आप रखते हुए जाओ, इधर जितनी सम संख्याएं हैं इधर की विषम संख्याओं के साथ वो क्या करेंगी, मैपिंग करेंगी। और इसमें देखो y क्या है, विषम है, इसमें से आप कोई विषम संख्या उठाओ, इसमें रखते जाओ, आपको n मिलता जाएगा, ठीक है। तो रखो, आपने रखा क्या, 1, तो 1 - 1 कितना आया, 0 आया, लो।
फिर रखोगे 3, 3 माइनस 1 कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। फिर रखोगे कितना 5, 5 माइनस 1 कितना आएगा, 4 आएगा। फिर रखोगे कितना 7, 7 माइनस 1 कितना आएगा, 6 आएगा। आप क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो, चाहे आप सम संख्या रखो चाहे आप विषम संख्या रखो, सभी के लिए कोई ना कोई n इसमें मौजूद है, प्रत्येक y के लिए कोई ना कोई n इसमें मौजूद है। अतः ये फलन क्या है, आच्छादक है, मतलब आंटो है, ठीक। तो लिख देते हैं, देखो जब n विषम हो, जब n विषम हो तब, जब n विषम हो तब y प्लस 1 बिलोंग्स टू w के लिए, w के लिए n बिलोंग्स टू w का अस्तित्व है, का अस्तित्व है। और जब n सम हो तब, जब n सम हो तब y माइनस 1 बिलोंग्स टू w के लिए n बिलोंग्स टू w का अस्तित्व है। अतः फलन क्या है, आंटो है। ये जो बातें यहाँ पर लिखी गई हैं इनका सिर्फ एक ही मतलब है कि इधर चाहे आप सम संख्या लेते हो चाहे विषम संख्या लेते हो, सबके लिए कोई ना कोई ये n इसमें जरूर मिलेगा, सभी y के लिए कोई ना कोई n जरूर मिलेगा। अतः ये फलन आपका क्या है, आच्छादक है। अब इसको हमने 1 1 दिखा दिया, आंटो भी दिखा दिया। तो अगर कोई भी फंक्शन 1 1 भी है, आंटो भी है, तो फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हो बड़े बड़े शब्दों में, अतः f क्या है, अतः f व्युत्क्रमणीय है, अतः f क्या है, व्युत्क्रमणीय है, ठीक। तो हम लोगों ने इसको इन्वर्टिबल तो दिखा दिया, अब इसका इन्वर्स निकालना है। लेकिन इन्वर्स निकालने से पहले हमें गाफ x इक्वल टू एक्स और फाग y इक्वल टू वाई भी सिद्ध करना होगा, उसके बाद हम इसका इन्वर्स लिखेंगे, ठीक है। तो करते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको गाफ x इक्वल टू एक्स और फाग y इक्वल टू वाई दिखाना है। लेकिन इस क्वेश्चन में x तो कहीं दिया नहीं है, x की जगह पर कौन है, n है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गाफ n इक्वल टू n दिखाएंगे और फाग y इक्वल टू वाई दिखाएंगे। लेकिन हमको दो कंडीशन दी गई हैं, एक विषम के लिए एक सम के लिए। तो एक बार विषम के लिए दिखाएंगे गाफ n इक्वल टू n फाग y इक्वल टू वाई, और एक बार सम के लिए दिखाएंगे, उसके बाद हम लोग इसका इन्वर्स लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो उसको दिखाएं उससे पहले यहाँ पर एक बार देखो, n बराबर y प्लस 1 निकाला था आपने कब, जब n विषम था, और आपने n बराबर y माइनस 1 निकाला था कब, जब n सम था। आप थोड़ा सा याद करो, अगर कोई फंक्शन दिया हो f(x) इक्वल टू कितना x माइनस 1, तो आप इसको लिखते हो y, फिर यहाँ से लिखते हो x माइनस 1, यहाँ से आप x की वैल्यू निकालते हो और आता है y प्लस 1। इसी x को आप क्या लिखते हो, क्या लिखते हो, gy लिखते हो। यही तो करते आए हैं। तो बस x की जगह पर कौन है, x की जगह पर n है, तो ये जो वैल्यू y है ये क्या है, ये तो भैया gy है, ठीक है। ऐसे यहाँ भी ये क्या है, ये gy है। बात समझ में आई। अब शुरू करते हैं। पहले बोलेंगे कि जब n क्या हो, जब n विषम हो, ठीक है। देखो गाफ n निकालना है आपको, इस o को हटाओगे, ब्रैकेट लगाओगे और लिख दोगे fn, ठीक। विषम के लिए n विषम है तो fn की वैल्यू क्या है, fn की वैल्यू है n माइनस 1, तो ये हो जाएगा n माइनस 1। और देखो विषम के लिए देखना है gy का मान है y प्लस 1, gy का मान क्या है, y प्लस 1। तो अगर मैं y की जगह पर n माइनस 1 रखूँगा तो यहाँ भी n माइनस 1 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका n माइनस 1 प्लस कितना 1। हमने क्या किया, हमने y की जगह पर n माइनस 1 रख दिया, माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया, क्या आ गया, n आ गया, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है फाग y, फाग y।
तो इसको आप लिख सकते हो एफ ऑफ जी वाई, यही तो। और जी वाई की वैल्यू कितनी है, जी वाई की वैल्यू है वाई प्लस वन, तो ये हो जाएगा आपका वाई प्लस वन, तो ये हो गया एफ वाई प्लस वन। ठीक है, अब देखो एफ एन की वैल्यू है एन माइनस वन। भैया विषम के लिए बात कर रहे हैं तो नीचे मत देखना, इसी में सब करना है। एफ वाई प्लस वन की वैल्यू क्या होगी, एफ एन की वैल्यू है एन माइनस वन, तो अगर मैं यहाँ पर वाई प्लस वन रखूँगा तो यहाँ भी वाई प्लस वन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई प्लस वन माइनस वन, माइनस वन से प्लस वन कैंसिल हो गया और क्या आ गया, वाई आ गया। ठीक, तो आपने क्या किया, आपने गाफ एन इक्वल टू एन और फाग वाई इक्वल टू वाई दिखा दिया। अब आपको इन्वर्स लिखना है, तो इन्वर्स लिखने के लिए हम लोग कुछ नया नहीं करते हैं, यही जो हमारा जी वाई होता है यही इसका क्या होता है, इन्वर्स होता है। तो यहाँ से लिखेंगे अतः जी एफ का क्या है, प्रतिलोम है। ठीक, इसलिए जी वाई इक्वल टू कितना, जी वाई इक्वल टू हो जाएगा वाई प्लस वन। यहाँ पर वाई क्या है, वाई सम है, वाई क्या है, वाई सम है। बस समझ में आई। तो जब एन विषम होगा तो हमने गाफ एन इक्वल टू एन फाग वाई इक्वल टू वाई भी दिखा दिया और इसका इन्वर्स भी लिख दिया। अब दूसरी कंडीशन बचती है जब एन सम हो। ठीक, तो उसे भी कर लेते हैं। बोलेंगे जब एन सम हो, जब एन सम हो, तो सम के लिए अब ये कंडीशन चलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको निकालना है गाफ एन। गाफ एन को आप क्या लिखोगे, जी ऑफ एफ एन। अब देखो एफ एन की वैल्यू कितनी है, एन प्लस वन, तो यहाँ हो जाएगा एन प्लस वन, तो ये हो गया जी एन प्लस वन। ठीक है, अब देखो जी वाई की वैल्यू कितनी है, वाई माइनस वन, तो जी एन प्लस वन क्या होगा, वाई की जगह पर एन प्लस वन रख दो, तो ये हो गया एन प्लस वन माइनस वन, माइनस वन से प्लस वन कैंसिल होगा, क्या आ गया, एन आ गया। ठीक, अब फाग वाई निकालना है, तो इसको लिख सकते हो आप एफ ऑफ जी वाई। जी वाई की वैल्यू कितनी है, वाई माइनस वन, तो यहाँ हो गया वाई माइनस वन। ठीक, अब देखो एफ एन की वैल्यू है एन प्लस वन, तो यहाँ पर अगर मैं वाई माइनस वन रखूँगा तो यहाँ भी वाई माइनस वन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई माइनस वन प्लस वन। यहाँ पर वाई माइनस वन रख दिया, ये कैंसिल होगा, क्या आ गया, वाई आ गया। ठीक, तो सम के लिए भी हमने गाफ एन इक्वल टू एन और फाग वाई इक्वल टू वाई दिखा दिया। अब इसका हमें इन्वर्स लिखना है, तो बोल देंगे इसलिए जी क्या है, एफ का प्रतिलोम है, अतः जी वाई बराबर क्या, इसका प्रतिलोम क्या होगा, यही वाई माइनस वन। कंडीशन क्या है, वाई विषम है। यहाँ पर एक बात मैं आपको बोल दूँ, अगर आपको गाफ एन फाग वाई निकालने में दिक्कत आ रही है तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की वीडियो देखें, जहाँ पर मैंने फलनों के संयोजन के बारे में बताया है, उस वीडियो को देखें, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने इन दोनों कंडीशंस में गाफ एन इक्वल टू एन फाग वाई इक्वल टू वाई दिखा दिया और हमने इन्वर्स भी लिख दिया है। ठीक है, तो अब जो हमने इन्वर्स निकाला है उसको एक साथ लिखते हैं और अपना फाइनल आंसर लिख देते हैं। ठीक है, तो देखो आपने इन्वर्स निकाला, एक आया है जी वाई बराबर वाई प्लस वन, कब, जब वाई सम हो, और एक आया है आपके पास जी वाई इक्वल टू वाई माइनस वन, कब, जब एन विषम हो। ठीक है, ये इन्वर्स हमने निकाला है। इन दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं ऐसे, जैसे आपका फंक्शन लिखा गया है, यहाँ पर लिख देते हैं वाई माइनस वन, यहाँ पर लिख देते हैं वाई विषम है, और वाई प्लस वन कब है, जब वाई सम है। ठीक है, क्वेश्चन आपका n के टर्म में था तो आप अपना आंसर भी n के टर्म में लिख दीजिए, मतलब y की जगह पर अगर हम n रखेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, देखो n माइनस वन, यहाँ भी हो जाएगा n प्लस वन, यहाँ हो जाएगा n विषम और यहाँ हो जाएगा n सम, और इसी gn को हम क्या बोलते हैं, f इनवर्स बोलते हैं। ठीक, तो इस फंक्शन का इन्वर्स हमें क्या मिला, n माइनस वन और n प्लस वन। n माइनस वन कब है, जब n विषम है, और n प्लस वन कब है, जब n सम है। इसको देखो और इसको देखो, इन दोनों में कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं है, इसमें और इसमें कोई भी अंतर नहीं है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अतः f स्वयं का
प्रतिलोम है। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका आंसर। हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लगा हो, लेकिन हमने पूरा स्टेप बाय स्टेप किया है। ठीक है, एक एक चीज़ को हम लोगों ने समझ समझ के किया है। जो अभी तक हम लोग करते आए हैं उसी पैटर्न को यहाँ पर हम लोगों ने अप्लाई किया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरे प्रश्न में आपको एक फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और इस फंक्शन की डिफिनेशन क्या है, एफ फ्राम आर टू आर, मतलब इसका डोमेन और को डोमेन दोनों रियल नंबर्स के सेट हैं। आपको निकालना है एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलो करते हैं। क्या निकालना है आपको, एफ ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहला काम, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो यहाँ x है। अगर मैं यहाँ पर एफ एक्स रख दूँ, यहाँ पर मैं एफ एक्स रख दूँ तो यहाँ भी एफ एक्स हो जाएगा, यहाँ भी एफ एक्स हो जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, एफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3f(x) प्लस 2, यही तो होगा। अब देखो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और प्लस कितना 2, यही तो होगा। यहाँ देखो 3 पद दे दिए गए हैं, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। तो हम लोग यहाँ पर ये फार्मूला लगाने वाले हैं। ठीक है, तो लगा देते हैं। क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स पावर 4 प्लस ये हो गया 9x स्क्वायर प्लस 4, क्या किया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab, तो कितना हो जाएगा 6x क्यूब 2ab। ठीक है, फिर माइनस 2bc, तो 2 3 6 दूना 12x, ठीक, प्लस 2ca 2 दूना 4 और x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगा दिया। अब अंदर गुणा कर दो इसका, तो 3 का होगा माइनस 3x स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 9x, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 3 का 2 में 6 और प्लस कितना 2। ठीक, इसे सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये हो गया x पावर 4 माइनस 6x क्यूब 9x स्क्वायर यहाँ पर है 4, 9 और 4 13 में से 3 निकल गया 10 बचेगा, 10x स्क्वायर माइनस 12x यहाँ पर है और प्लस 9x यहाँ पर है, तो आपको मिलेगा माइनस 3x, और 4 यहाँ पर है 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 6 मतलब 0। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है।